मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान का। कितने पाकिस्तान जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 15 तक का वाचन कर चुका हूँ। आज के इस वाचन के क्रम में मैं उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 16 और 17 का वाचन करूंगा। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 16 का वाचन। भागते भागते वे लस्त हो गए। वह एक बड़ा रेगिस्तान था। उसकी बालू पर भागना आसान नहीं था। रेगिस्तानी तूफान के मारे और भी मुश्किल थी। उसकी आंखों, कानों, नथुनों, बालों और कपड़ों में रेत भर गई थी। चारों तरफ बियाबान रेगिस्तान, उड़ती गर्म रेत के बगुले और बालू की लहरों से बनते और बिगड़ते टीले। हाँफते हुए अदीब गिर पड़ा। अर्दली बुरी तरह हाँफते हुए उसके पास ही बैठ गया। थोड़ा दम में दम आया, सांसें ठीक हुई तो उसने अर्दली से पूछा, हम कहाँ हैं? हुजूर, हम एक बियाबान रेगिस्तान में हैं। दोस्त, अब मैं बुरी तरह लस्त हो गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और समकालीनों को आवाज देना चाहता हूँ कि मेरा साथ दो। राकेश, रेणु, दुष्यंत, राही, परसाई, रघुवीर, श्रीकांत के अलावा मैं अपने तमाम उन जीवंत दोस्तों को आवाज लगाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ति को अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए समर्पित कर दिया है और वे लगातार अपनी व्यक्तिगत रचना शक्ति और अपने कलम की सच्चाई से इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। उनसे कहो मेरा साथ दें। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। उनसे हाथ जोड़कर कहो कि दुनिया को उनकी जरूरत है। पर पहले मुझे बताओ कि यह कौन सा रेगिस्तान है? इसका नाम क्या है? अदीब ने परेशानी से पूछा। पता नहीं यह कौन सा रेगिस्तान है, लेकिन रेत के सिवा यहाँ कुछ और नहीं है हुजूर। अर्दली ने अपनी रेत झाड़ते हुए कहा। अपनी रेत साफ करके अब तक अदीब भी कुछ सुबिस्ते से बैठ गया था। उसने आसमान की तरफ देखा तो चकित रह गया। अर्दली, देखो देखो, इन सफेद हंसों को देखो, ये कैसे उड़ रहे हैं। हुजूर, ये हंस नहीं, इसी सफेद रेत के परिंदे हैं। ये गर्म बगुलों के साथ उठते हैं। कुछ देर रेत के ये परिंदे अपने पंख फड़फड़ाते हैं, फिर इसी रेत में मिल जाते हैं। अर्दली ने अदब के साथ बताया। अदीब उन परिंदों को देखता रहा। कुछ देर बाद उठकर खड़ा हुआ और चलने लगा। हम किधर जा रहे हैं हुजूर? अर्दली ने पूछा। यहाँ दिशाएं तो हैं नहीं, जिधर पैर उठ गए उसी तरफ चल पड़ा हूं। थोड़ी मदद रेत के उड़ते हुए परिंदों से मिल रही है, अदीब ने कहा और चलता रहा। रेत ही रेत, चारों तरफ। कहीं कोई रास्ता नहीं था, कोई पड़ाव या मंजिल नहीं थी, सिर्फ रेत ही रेत। पता नहीं वे दोनों कब तक और कहां तक चलते रहे। कितनी रातें गुजरी, कितने दिन बीते, कुछ पता नहीं। जहां भी वे पहुंचे यही लगता कि यहीं से तो चले थे। सारा रेगिस्तान एक सा था। देखते देखते कदमों के अक्स भी मिट जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि वे चले भी थे या नहीं। सर, हम हर दिन इतना चलते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। आखिर एक दिन अर्दली बोल ही पड़ा। चलना अपनी जगह है और पहुंचना अपनी जगह, इन दोनों को मिलाते क्यों हो? अदीब बोला। इसका सबूत है यह ठहरी हुई सदियां, जो लाखों करोड़ों बरस पहले चली थी, पर वहीं पहुंची जहां से वे चली थी। बीच बीच में उन्हें मजहब के पड़ाव मिले और उन पड़ावों ने फिर उन्हें उसी बियाबान रेगिस्तान में पहुंचा दिया। अर्दली उसकी बात नहीं समझ पाया तो अदीब ने कहा, देखो, हर चीज अपना काम करती है। अंधेरा आता है, पर वह खुद से यह बात पूछकर नहीं आता कि वह कितना चल कर आया है। रोशनी आती है,
वह भी अपने फासलों का हिसाब किताब रख कर नहीं चलती। यह रेत उड़ती है, उड़ उड़कर चलती है। पर इसने भी नहीं बताया कि इसने कितना फासला तय किया है। अर्दली को चुप रहना ही ठीक लगा। उसे लगा कि साहब फिर बहक रहे हैं। आखिर कहीं दूर पर एक छाया सी नजर आई। ताज्जुब की बात यह थी कि वह छाया देखते देखते पिघल जाती थी, फिर उभर आती थी। अदीब ने कई बार आंखों को दूरबीन बनाकर उस छाया को देखा। उस छाया ने भी उसे देखा और वह भागती हुई आई और पास पहुंचते ही वह छाया पुरुष उससे लिपटते हुए बोला, अरे अदीब, तुम यहाँ हिंदुस्तान से कब आए? अरे कामरेड इमाम नाजिस, तुम पाकिस्तान से कब आए? बन्ने भाई, अरे अपने सज्जाद जहीर कहाँ हैं? तुम कैसे हो इमाम नाजिस? मैं अच्छा नहीं हूँ, जिंदा भी हूँ मुर्दा भी। मैं तो पाकिस्तान गया था जमहूरियत के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं पाकिस्तान गया था अपनी बीबी, अपना घर अमरोहा में छोड़कर। हाँ नाजिस, मुझे याद है, तब तुमने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और सिंध असेंबली में जीएम सैयद ने भी पाकिस्तान का स्वागत किया था। बन्ने भाई भी तब यह भूल गए थे कि पाकिस्तान मेहनत कशों का मुल्क नहीं, वह बड़े सरायमदारों का मुल्क है, जिसकी बुनियाद मजहब की नफरत से भरी गई थी। और तुम मार्क्सवादी उस मजहबी नफरत को तब एक धार्मिक सांप्रदायिक जरूरत मानकर मुल्क के बंटवारे का समर्थन कर रहे थे। तुम धर्म को आवाम की अफीम मानते हुए भी धार्मिक और भाषावादी नस्लवाद को तरजीह दे रहे थे। अदीब ने एक के बाद एक ताने कसे तो इमाम नाजिस बौखला गए और तैस में बोले, तब तुम भी हमसे कहाँ अलग थे? तब अदीब तुम, अमृता प्रीतम, करतार सिंह दुग्गल, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, देवेंद्र सत्यार्थी और यहां तक कि तुम्हारे यशपाल अश्क और अज्ञे तक खामोश रहे। तुम लोगों ने पार्टीशन के बाद के हौलनाक मंजर को पेश जरूर किया, लेकिन ईमानदार तमाशाइयों की तरह वह सिर्फ मंटो था, जिसने टोबा टेक सिंह की लाश सरहद की गैर कुदरती लकीर पर फेंकी थी। हमने गलती की, पर तुमने भी तो उस गलती में हाथ बटाया था, इमाम नाजिस ने तैस में कहा। जब सज्जाद जहीर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने तो मैं ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर वेस्ट पाकिस्तान चला गया और वहीं हमें मजहबी बुनियाद पर बने मुल्क पाकिस्तान की असलियत का पता चला। मैंने बंगाल जाकर महसूस किया था कि मजहब के नाम पर कौम को तय करना गलत था, लेकिन अब तो सब मुल्कों में नफरत का एक पाकिस्तान बनाने की कोशिश जारी है। क्या हुआ बोस्निया में? क्या हुआ है साइप्रस में? क्या हुआ है तब के टूटे सोवियत यूनियन और अब के बने रशियन फेडरेशन में? क्या हो रहा है आज के अफगानिस्तान में? हर व्यक्ति नफरत के सहारे अपने ही लोगों के खिलाफ एक दूसरा पाकिस्तान इजाद करना चाहता है। तभी रेत के वीरान जंगल से एक आवाज आई, नफरत ही अब आदमी को पहचान देती है। नफरत से ही आदमी और उसके जातीय समुदाय पहचाने जाने लगे हैं। नफरती एकता के लिए अतीत काम आता है। अतीत का दंश, गौरव और वे स्मृतियां जो कसकती, दुखती और रिसती हैं। इतिहास अपने अतीत को ठीक करने की दृष्टि दे सकता है, पर इतिहास को भी अतीत के अग्निकुंड में झोंक दिया जाता है। इतिहास का विश्लेषण, उसकी सामाजिक व्याख्या मनुष्य की घृणा को तर्क से सम्मित करती है, पर अतीत तर्क की पद्धति को स्वीकार नहीं करता। वह केवल आंशिक सत्यों को स्मृति की कहानियों में बदल देता है और उसे सदियों जीवित रखता है। नफरत एक ऐसा स्कूल है जिसमें पहले खुद को प्रताड़ित, अपमानित और दंशित किया जाता है। उसे घृणा की खाद से सींचा जाता है और तब उसकी स्मृति को एकात्म करके प्रतिशोध के नुकीले हल से जोतकर हमवार किया जाता है। इसीलिए घृणावादियों के तर्क गहरे और एक से होते हैं। उनके पास अधिक बातें नहीं होती। वे हजारों लाखों मुखों से एक ही स्वर में बोलते हैं, एक से प्रश्न उठाते हैं,
एक सी दलीलें देते हैं। यही उनकी एकता की पहचान बन जाती है। अर्दली, यह भाषण कौन दे रहा है? अदीब ने पूछा। सर, यह यहूदी लेखक आमोस ओज हैं। एक लेखक इस रेगिस्तान में क्या कर रहा है? मैंने पता किया है, यह यहीं रहता है, नेगेव रेगिस्तान के अर्द शहर में। यहाँ शहर कहाँ है? एक बस्ती है हुजूर। बस्ती? जी हाँ हुजूर। इस रेगिस्तानी बस्ती में दुनिया के तमाम शरणार्थी लेखक आकर बस गए हैं। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आओ, आमोस ओज की छाया ने कहा, और वह आगे आगे चलने लगी। फिर पता नहीं वे कब तक चलते रहे। रास्ते में इमाम नाजिस अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते रहे। देखो अदीब, अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। नफरत के जिस सैलाब का हमने समर्थन किया था, उसने किसी को कहीं नहीं पहुंचाया। शादी को 3 महीने हुए थे। मैं अपने भरे पूरे घर और बीवी को अमरोहा में छोड़कर उस अंधे सैलाब में बहता हुआ पाकिस्तान पहुंच गया था। अपनी सरजमी से उखड़कर पाकिस्तान में लगातार मुझे भूमिगत रहना पड़ा। मुझे लगता था कि अब शायद मैं कभी अमरोहा लौट नहीं पाऊंगा। मेरी बीवी टीचर हो गई और अमरोहा में ही उसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। उसने हिंदुस्तान में एक नई नस्ल पैदा कर दी, पर मैंने एक नस्ल बर्बाद कर दी, और उसी के साथ साथ मैं खुद भी बर्बाद हो गया। मैं बरसों बाद धुप्पल में अमरोहा पहुंच ही गया। पाया कि घर के वे बच्चे, भतीजे भतीजियां, जिन्हें मैं 3-3, 4-4 साल का छोड़कर जला वतन हो गया था, वे खुद बाल बच्चेदार हो गए हैं। मेरी बीवी रिटायर होने की कगार पर खड़ी थी जब अमरोहा में मेरी उससे मुलाकात हुई। ऐसी रेगिस्तानी पर बेहद खूबसूरत जिंदगी एक हिंदुस्तानी औरत ही गुजार सकती है। मैं नफरत के सैलाब का हिस्सा बना, पर मेरी बीबी एक नई तामीर के सैलाब का हिस्सा बनी। जिंदगी की राहें ज्यादातर पछतावे से ही खुलती हैं, अदीब ने कहा। तो आमोस ओज ने टिप्पणी की। लेकिन मुश्किल यह है कि अंधेरे के सैलाब एक साथ नहीं आते, और पछतावे का एहसास भी एक साथ पैदा नहीं होता। उनमें समय का अंतराल रहता है। इसीलिए सदियां और नस्लें लहूलुहान होती रहती हैं। हाँ, जब तक एक पछतावा उभरता है, तब तक कहीं दूसरा अंधेरा सैलाब बन के आ जाता है, और जब बहुत बाद उसके पछतावे का दौर शुरू होता है, तब तक कोई तीसरा, चौथा, पांचवा अंधेरा उठ खड़ा होता है। अभी अदीब अपनी बात कह ही रहा था कि आमोस ओज ने सामने इशारा किया। वह सामने, वह रहा दुनिया के लेखकों का शरणार्थी कैंप। छोटे छोटे सफेद तंबुओं की एक बस्ती सामने मौजूद थी। उस बस्ती पर बालू के वहीं सफेद परिंदे उड़ रहे थे। अदीब दौड़ता दौड़ता वहां पहुंचा तो सकते में आ गया। अपने अपने तंबुओं में सभी तो मौजूद थे। कबीर, टॉलस्टॉय, टैगोर, एगनॉग, कजाकिस काजिस, राहुल सांकृत्यायन, दिनकर, चेखव, कामू, प्रेमचंद, लुसुन, मिलान कुंदेरा, ब्रेख्त, निराला, सात्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मीर, सौदा, गालिब, फैज, फैजी, फैजी निजामी, मंटो, कृष्ण चंदर, राजेंद्र सिंह बेदी, दुष्यंत कुमार, रेणु, राकेश, रघुवीर सहाय, परसाई, श्रीकांत, मुक्तिबोध। वह तो सबको पहचानता था। शरणार्थियों के रूप में लेखक अपने अपने तंबुओं में मौजूद थे। यह बस्ती रेत की एक नदी के किनारे थी। समय रेत की धारा की तरह बह रहा था। समय को इस तरह बहते देखना उसके लिए अजीब सा अनुभव हुआ। कई कई सदियां साथ बहती चली जा रही थी। रेत के छींटे उस पर पड़े तो उसे बड़ी राहत मिली। तभी अर्दली ने पेशकश की, हुजूर, कहिए तो वक्त को पकड़ लो। जरूरत क्या है? इन लेखकों ने खुद समय को कैद कर लिया है। हर लेखक का वक्त उसकी किताब में कैद है। इनका हर शब्द वक्त की ताकत से ज्यादा मजबूत साबित हुआ है, अदीब ने कहा, और वह आमोस ओज के साथ आगे बढ़ गया।
बस्ती में शांति थी। रेत के जुगनू चारों तरफ भरे हुए थे। रेतीले खरगोश दौड़ते हुए आते, ठिठकते और फिर कहीं दौड़ जाते। कभी रेत की चादर उड़ती हुई आती, फिर फट जाती और उसके टुकड़े तितलियों में बदल जाते। वे तितलियां बस्ती के दूसरे छोर की ओर चली जाती। लेखकों की पूरी जमात एक जगह बैठी थी। वहां मनुष्य गाथा पर बात चल रही थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी उस समय कुछ कह रहे थे। मिथक तो एक अलौकिक कथा है। वह अलौकिक कथा जिसका प्रथम अनुभव मनुष्य ने प्रकृति के साथ किया और अपनी संकल्प शक्ति से उसने अपने उस लौकिक अनुभव को अलौकिक और अपराजेय बना दिया। ये पूरा कथाएं मौखिक रूप से चलती रही। ये मनुष्य गाथाएं, ये मिथक, ये पूरा कथाएं पौराणिक इतिहास में बदल गईं। इन्हीं से धर्म कथाएं निकली, धारणाएं स्थापित हुईं और इन्हीं से संकीर्ण धर्मों ने जन्म लिया। हाँ, नहीं तो ईश्वर कहाँ था? अपने अपने ईश्वर को तो इन्हीं संकीर्ण धर्मों ने पैदा किया। नीनेवेह में असीरियन सम्राट अशुरबानीपाल के संग्रहालय पुस्तकालय में मिट्टी के फलकों पर मौजूद पुरा कथाएं बताती हैं। ईश्वर अजन्मा, नित्य और अमर नहीं था। उसे इराकी बेबीलोनियन सभ्यता ने पैदा किया था। मार्दुक, जो उस सभ्यता का परम पुरुष और ईश्वर बना, वह नश्वर अंश था। उसके राज्याभिषेक के लिए देवता बुलाए गए थे। उसका सिंहासन देवताओं ने खुद बनाया था और उन्होंने ही मार्दुक को परम देव ईश्वर घोषित किया था। उसे सृष्टि, संहार और संभार ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियां दी थी। उसे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे और मार्दुक ने ही तब सृष्टि की रचना की थी। उसने अपने दादा अनु को आकाश का सम्राट बनाया था, अपने पिता ईया को धरती का, और तब मार्दुक ने एक महामंदिर बनाया ताकि आकाश के देवता और ईश्वर जो उसकी प्रजा थे धरती पर आए तो आराम से ठहर सके। और इसी महामंदिर को बेबीलोन पुकारा गया। उसी मार्दुक ने अपनी पूर्वजा तियामत के शरीर को फाड़कर अन्य भौतिक सत्ताओं की उत्पत्ति की। खंडित शरीर की पीड़ा से जब तियामत की आंखें आंसुओं के सैलाब से भर गईं, तो वहीं से दजला और फरात नदियां निकलीं और सृष्टि कथा का शुभारंभ हुआ। तियामत की हड्डियों और रक्त से ही तब बर्बर मनुष्य का जन्म हुआ। हाँ, वह सही अर्थों में काकेशस की आर्य सभ्यता थी। मैं उसी मूल आर्य सभ्यता का वारिस हूं। एक दहाड़ती आवाज ने शांत रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ दिया। यह बदतमीज कौन है? अदीब ने पूछा तो अर्दली ने अदब से बताया, हुजूर, यह शख्स हिटलर है, जर्मनी का नाजी हिटलर। वो दरिंदा जिसने पूरी दुनिया को तबाह करने की ठान ली थी। इसे सामने देखकर मेरा माथा फटता है, खून खौलता है। इसे हिरासत में रखो, मैं तारीख तय करूंगा, तब इसे मेरी अदालत में पेश किया जाए। मैं बहुत थक गया हूं, अब कुछ आराम करना चाहता हूं। तो हुजूर आराम फरमाइए ना, अर्दली ने कहा। कि तभी बोइंग पतांग में चली हुई गोलियों और उन 39 लाशों ने फिर दस्तक दी। अर्दली ने उन्हें रोका और बोला, साहब आराम कर रहे हैं, और फिर इंसानी तहजीब का कानून भी कुछ होता है। आप हर वक्त दस्तक नहीं दे सकते। तब तक चीख पुकार, आहों कराहों और दस्तकों से अदीब के कानों के पर्दे फटने लगे थे। वह चिल्लाया, अर्दली, आने दो। बर्बरता, तकलीफ, यातना, अमानवीय घटनाओं के शिकार लोगों को आने दो। यह इंसानी अदालत है, कानून की नपुंसक और अपाहिज अदालत नहीं। हमारी अदालत हर मानवीय अत्याचार के खिलाफ खुली हुई है, इसलिए जो भी दस्तक दे उसे आने दो। और इतना सुनते ही 39 लाशें चीखने लगी, हमें जुलू आतंकवादियों ने मारा है। कहां से आए हो तुम लोग? साउथ अफ्रीका से। वहां के प्राइम मिनिस्टर डी क्लार्क की साजिश से हमें बोई पतांग की बस्ती में मारा गया है। हमें बताइए कि हमारा कसूर क्या है? कसूर सिर्फ इतना ही कि तुम एक शोषित जाति के गरीब इंसान हो। लेकिन जुलू भी तो हमारी ही तरह शोषित और गरीब है।
हम एक ही नस्ल के हैं, पर यह गोरे हमें हमारी नस्ल वालों से ही मरवा रहे हैं। गरीबी और भूख की कोई नस्ल नहीं होती, पर हम उन गोरों से बदला लेंगे। बदला? बंद करो यह बदले की बात। आखिर कितनी सदियों से बदला लेंगी? पागल हो गए हो तुम लोग? सर, आप थके हुए हैं, आराम करें, तब तक हम अपने घावों को धो डालते हैं। कहते हुए बोई पतांग के सारे 100 एक ओर चले गए। अदीब ने राहत की सांस ली, खिसका कर एक तकिया सिरहाने लगाया कि तकिए के नीचे दबे हुए तमाम कागज कबूतरों के पंखों की तरह निकल निकल कर उड़ने लगे। अदीब चौंका। अरे जिंदगी, तुम तकिए के नीचे दबी हो? जिंदगी ने कोई उत्तर नहीं दिया। खामोशी, सन्नाटा। जिंदगी, तुम कहाँ हो? अदीब चीखा। फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। हुजूर, आप किसी उलझन में गिरफ्त दिखाई देते हैं। मैं कुछ मदद करूं आपकी? बड़े अदब से अर्दली ने कहा। हाँ दोस्त, कहीं से जाकर जिंदगी को बुला लाओ। मैं कुछ देर जीना चाहता हूं। किसी तरह तुम मेरी अधूरी लिखी जिंदगी को वापस ले आओ। कहीं से भी ले आओ। प्लीज लेकर आओ, अदीब ने कहा। मैं अभी लेकर आता हूं हुजूर, कहकर अर्दली तेजी से बाहर चला गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 16 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 17 का वाचन। अर्दली जब लौट कर आया तो अदालत अपने कानों में रुई ठूसे और आंखें बंद किए बैठी थी। कुछ देर अर्दली परेशानी में टहलता रहा। उसने जेब से सिगरेट निकालकर पी, पर अदालत को टोकने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर बड़ी खामोशी से उसने याद नाम की परछाई को अदालत के सामने वाली कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ देर बाद अदीब ने गहरी सांस लेकर आंखें खोली तो सामने बैठी यादों की परछाई को न पहचानते हुए पूछा, आप? जी मैं। आपने शायद मुझे तलब किया है। आपका अर्दली मुझे लाया है। कहाँ, पाकिस्तान से? जी नहीं। आपने फिर मुझे गलत समझा। यही गलती आपने लाहौर एयरपोर्ट पर भी की थी। तब भी आपने मुझे पाकिस्तानी समझा था और मैंने आपको बताया था कि मैं पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी हूं। इंसान और इंसान की कुदरती पहचान के बीच यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान, सीरिया और लेबनान कहां से आ जाते हैं? मुझे क्या मालूम। यह तो सुकरात से लेकर आज तक चला आ रहा है, परछाई ने कहा। खैर, सुकरात से मैं बात करूंगा, लेकिन आप यहाँ क्यों हाजिर हुई हैं? मुर्दों के बीच रहते रहते क्या आप जिंदगी को पहचानना भी भूल गए? परछाई ने कहा। आपने मुझे अपने अर्दली से तलब किया है। याद कीजिए, तब आप लाहौर से कराची जा रहे थे। आपको चीन जाना था और वह सीधी उड़ान कराची से मिलती थी। मुझे भी कराची जाना था और उस उड़ान का इंतजार करते करते हम आप बातें करने लगे थे। ओह सलमा! अदीब एकाएक चीख सा पड़ा। अर्दली भी सकते में आ गया। अदीब उसे देखता रहा, फिर बोला, हाँ, मुझे अब सब याद आ गया। मैंने ही तुमसे तब पूछा था, कराची में आपके रिश्तेदार होंगे? जी नहीं, रिश्तेदार तो ज्यादातर पटना में है, और शायद आपको पता हो कि पटना मेरे मुल्क हिंदुस्तान का एक शहर है। कराची में मेरे ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। और फिर मुझे आगे जाना है, क्वेटा। मैं 2 एक दिनों के लिए कराची के किसी होटल में ठहरूंगी। किस होटल में? शायद हॉलिडे इन में। तब तो शायद कल नाश्ते पर मुलाकात हो सके। मैं भी उसी होटल में ठहर रहा हूँ। शायद एयरलाइन वाले वहीं ठहरा रहे हैं। इंशाअल्लाह। तब लाहौर एयरपोर्ट पर कराची वाली फ्लाइट का अनाउंसमेंट होने वाला था। मैं एक मजा दिखाऊं? सलमा बोली थी। क्या? यही कि मैं साड़ी पहने हुए हूं, और देखिए कि लाहौर एयरपोर्ट के ये लोग हिंदुस्तानी औरतों से किस तरह पेश आते हैं। ये लोग अमूमन औरतों को बहुत परेशान करते हैं, हिंदुस्तानी औरतों को तो खास तौर से। कहते हुए सलमा काउंटर की ओर बढ़ गई। पाकिस्तान एयरलाइंस वाले ने पहले तो उसे घूरकर देखा और टिकट देखने से पहले सवाल किया, कितनी साड़ियां, ब्लाउज और ब्रेजियर्स आप लाई हैं? कस्टम वाले की जिम्मेदारी आप क्यों पूरी कर रहे हैं?
उन्हें जो जरूरत होगी पूछ लेंगे। सलमा ने कहा था। कितने पेटीकोट और पेंटीज आपके सामान में हैं और कितने दिन रुकेंगी आप पाकिस्तान में? यह सवाल भी कस्टम वाले पूछेंगे। या मेरा पासपोर्ट जांच कर मालूमात हासिल कर लेंगे। आप टिकट देखिए और मुझे सीट दीजिए। सलमा जरा तल्खी से बोली थी। इस बीच वह कनखियों से अदीब को देखती भी रही थी। काउंटर वाले ने उसकी इस हरकत को देख लिया था। पूछने लगा, वो साहब आपके साथ हैं? इससे आपको क्या लेना देना? सलमा बोली थी। जी। उसने सलमा का टिकट ड्रायर में डाला और उठकर पीछे की ओर चला गया। सलमा को भी ताज्जुब हुआ कि आखिर यह आदमी चाहता क्या है, और सोचने लगी कि खामखा उसने मजाक मजाक में अपने लिए शायद मुश्किल पैदा कर ली है। तभी वो काउंटर वाला एक पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर लौटा, जो शायद सलमा से सवाल जवाब करने के लिए खास तौर से लाया गया था। सलमा सहम सी गई कि तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे करीब करीब पहचानते हुए कहा, माफ कीजिएगा, आप? जी। शायद आप मुझे ठीक ही पहचान रहे हैं। सलमा की जान में जान आई। मैं सीएसपी के जनाब आफ्ताब अहमद की हूं और हिंदुस्तान में रहती हूं। वे मेरे नाना हैं, सलमा ने कहा। तब पुलिस वाला कुछ नाराज सा होकर काउंटर वाले से बोला, पहले मुसाफिर को ठीक से देख लिया करो, समझे? इतना कहकर वह चला गया। हालांकि काउंटर वाला आश्वस्त नहीं हुआ था, पर उसने शायद यही सोचा कि जब पुलिस ही अपना काम नहीं करना चाहती तो मैं उसका काम क्यों करूं, और उसने बोर्डिंग कार्ड सलमा के आगे बढ़ा दिया। उसके बाद सलमा उसे जहाज में मिली और उसके क्वेटा जाने तथा उसके बीजिंग उड़ जाने से पहले की उनकी मुलाकात कराची के हॉलिडे इन के रेस्तरां में सुबह नाश्ते पर हुई। नाश्ते के वक्त कुछ अनहोनी घटनाएं हुई। जब वह रेस्तरां में पहुंचा तो सलमा वहां कुछ पहले से मौजूद थी। उसने सलमा को देखा तो एकाएक देखता ही रह गया। शायद किसी ऐसी ही हूबहू ऐसी ही औरत को देखने की उसकी तमन्ना न जाने कितने बरसों से अधूरी पड़ी थी और आज जाके पूरी हुई थी। मन में छुपी हुई कोई बात जब एकाएक पूरी होती है तो आदमी का मन बहुत सकुचाने लगता है। सपना इस तरह सामने आ जाए तो यही होता है। और फिर रात जो सपना उसने देखा था वह भी उसकी याद में उलझा हुआ था। उस सपने में उसने सलमा को पंजाबी लिबास में देखा था और सलमा हूबहू उसी लिबास में सामने थी। वह जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया था, पर सलमा ने सारी स्थिति को बहुत सहज बना दिया था। आइए, तशरीफ लाइए। मुझे उम्मीद थी कि आपके चीन जाने से पहले हमारी एक और मुलाकात जरूर होगी। वह सकुचा गया था। यही सब तो वह भी चाह रहा था। तब तक बेरा आ गया और उसने नाश्ते का ऑर्डर दिया। मेरे लिए तो कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड स्लाइस, ब्रेड स्लाइस पर फ्राइड एग्स और चिली सॉस। भाई माफ करना, मुझे चिली सॉस बहुत पसंद है। उसने सलमा की ओर देखकर पूछा, और आप? तो सलमा ने बताया कि वह अपना ऑर्डर पहले ही दे चुकी हैं। दोनों का नाश्ता साथ ही आया और पहली अनहोनी सामने आई। दोनों का नाश्ता एक ही था, वहीं कॉर्नफ्लेक्स, वहीं फ्राइड एग स्लाइसों पर। नहीं तो टोस्ट मक्खन आता है और वहीं चिली सॉस, जो नाश्ते पर होता ही नहीं। लगता है यहाँ एक ही नाश्ता मिलता है। आपका नाश्ता भी वहीं आया है जो मेरा, उसने कहा था। जी नहीं, यह इत्तेफाक की बात है कि मैंने भी बिल्कुल वही ऑर्डर दिया था जो आपने दिया। सलमा बोली, चिली सॉस भी? यह तो मैंने खास तौर से बोला था। जी हाँ, मैंने भी बोला था। मुझे भी न जाने क्यों फ्राइड एग्स के साथ चिली सॉस का हल्का सा टच बहुत पसंद है, सलमा ने कहा। और शायद आपको भी। हैरत की बात है। और उनके बीच तब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कहीं कुछ एक होने का सन्नाटा या इस इत्तेफाक का सन्नाटा। काफी देर खामोशी रही। फिर सलमा ही बोली थी, अजीब है कि आज रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। वैसे मैं अक्सर सपने नहीं देखती, शायद याद नहीं रह जाते होंगे, पर यह सपना याद भी रह गया। क्या सपना देखा आपने?
पूछते हुए वह कुछ सहमा सा था कि कहीं इस नाश्ते की पसंद की तरह, कहीं सपना भी एक सा, कहीं, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि लाहौर से कराची आने वाला उसका जहाज किसी हादसे की वजह से एक रेगिस्तान में उतर पड़ा था और रेत की लहरों से टकराता हुआ एक जहाज आकर ऐसे रुक गया था जैसे जहाज ने लैंड किया हो और सारे पैसेंजर सेफ थे। जी, देखा यह था कि सलमा ने बताया कि लाहौर से कराची आने वाला हमारा जहाज किसी हादसे की वजह से एक रेगिस्तान में उतर पड़ा है। उसकी सांस रुकने सी लगी थी कि सलमा यह कौन सा सपना सुना रही है, पर वह आगे बता रही थी। जी, और हुआ यह कि जहाज रेत की लहरों से टकराता हुआ एक जगह जाकर ऐसे रुक गया जैसे उसने लैंड किया हो, और ताज्जुब की बात यह कि सारे पैसेंजर सेफ थे। अजीब सपना था। सलमा इतना बता के काफी पीने लगी। उसकी सांस तो अब लगभग रुक ही गई थी। उसने कॉफी का एक घूंट लिया, फिर बड़ी मुश्किल से बोला था, सलमा जी, अब मैं कैसे बताऊं कि यहीं, बिल्कुल यहीं, हुबहू यही सपना मैंने भी। आगे वह कुछ कह नहीं पाया था। दोनों अपनी अपनी कॉफी पीते बैठे रहे थे। वे सोचते रहे थे कि क्या यह कभी सचमुच मुमकिन हो सकता है कि दो अलग अलग लोग बिल्कुल एक सा सपना एक ही रात में देखें। यह तो अनहोनी बात थी, एक ऐसी बात जो कभी नहीं होती, जो शायद कभी हो नहीं सकती। कुछ देर सलमा ने उसे देखा था, जैसे कि कहीं एक सा सपना देखने की बात वह किसी खास मसलहत से तो नहीं कह रहा है। पर वह सोचने लगी थी कि जो दो लोग घंटे 2 घंटे बाद अलग रास्तों पर जाने वाले हों, जो दो लोग पहली बार यूं ही अकस्मात मिल गए हों, और जो दो लोग अगली जिंदगी में शायद कभी न मिलने वाले हों, वे एक दूसरे से झूठ बोलकर क्या पाएंगे और क्या खोएंगे। उनके बीच सिवा सच बोलने के अलावा था भी क्या। झूठ की वहां न कोई जगह थी, न जरूरत। काफी देर तक वह दोनों खामोश ही बैठे रहे। वे एक से सपने लेकर कुछ ऐसे अटक गए थे कि मामूली बातों का सिलसिला ही खत्म हो गया था। फिर भी महज कुछ बात करने की खातिर उसने सलमा से पूछा था, क्या आप शुरू से हिंदुस्तानी हैं? मतलब यही कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुई थी? हाँ, यही सच है। पर सच यह भी है, पर मैंने कोख में जन्म लिया पाकिस्तान में, पर मैं पैदा हुई हिंदुस्तान में, सन 47 में। असल में हम बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ की एक छोटी सी रियासत के। मेरी नानी वहीं की हैं और जिंदा हैं, पर मेरे नाना काफी पहले यहाँ सिंध चले आए थे। तब हिंदुस्तान एक था। मेरे वालिद और माँ भी उन्हीं के साथ यहाँ आ गए थे पाकिस्तान बनते ही। वैसे मेरे नाना एक तरह से कहें तो मुहाजिर बन गए, और अब भी उन्हें बिहार याद आता है तो कहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हो गया, लेकिन वतन तो हिंदुस्तान ही है। हमारी यादें तक हिंदुस्तानी हैं। नाना यही हैं, क्वेटा में। मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। वे बिहार को याद करते हैं, हम सब उन्हें याद करते हैं। लेकिन यह तो पहेली है कि आपने अपनी माँ की कोख में जन्म लिया पाकिस्तान में, और आप पैदा हुई हिंदुस्तान में। पहेली कैसी? जब पार्टीशन हुआ तब मैं अपनी अम्मी की कोख में थी। उस वक्त बिहार में भयानक दंगे चल रहे थे। मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, पर अब्बा और अम्मी नहीं रुके। नाना ने उन्हें बहुत रोका, पर वे यही बोले कि नानी बिहार में अकेली हैं, और फिर यह भी कि कुछ भी हो, हम अपना घर और वतन नहीं छोड़ सकते। अदीब ने उससे आश्चर्य से देखा, फिर धीरे से अटक अटक कर कहा, यह तो अजीब बात है कि जब लाखों मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे, तब आपके अब्बा और अम्मी ने मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तान जाने का फैसला लिया। दो मुसलमान, नहीं नहीं, तीसरी मैं। अम्मी की कोख में मैं भी तो थी। अदीब, तुम मुसलमान की इस रूहानी तकलीफ को नहीं समझ सकते। अगर तुम हिंदुस्तान के कदीमी वसिंदे हो, तो हम भी यहीं के कदीमी औलादे हैं। हम मुसलमान हो गए तो क्या हुआ? मजहब बदलने से मिट्टी तो नहीं बदल जाती। अदीब ने सलमा को गहरी नजरों से देखा। क्यों?
आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने अपने खानदान में बहुत सी मौतें देखी हैं। जब मौत आती है, तब किसी को काबा या करबला याद नहीं आता, अपना घर याद आता है। मैं तो यह कह रही हूँ, यकीन न हो तो पूछिए जाके किसी भी मुल्क के मुसलमान से, यहाँ तक कि रियाद और तेहरान में रहने वाले मुसलमान से। खुदा का घर सबके लिए है, लेकिन अपनी मौत के वक्त सिर्फ अपने घर गांव का घर अपना होता है। यही आखिरी सच है। स्पेन, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया और कहीं का भी मुसलमान अपने वतन की धरती पर मरना चाहता है, मक्का या मदीना में नहीं। लेकिन लेकिन क्या? तुम्हारियों ने खुद अपने मजहब को सीलबंद करके तोड़ा है। यह तुम कैसे कर सकती हो सलमा? तुम्हारे ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर तुमने अपना वर्णाश्रम धर्म बना लिया था। हर बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, पर तुम्हारे ब्राह्मणों और उनके ग्रंथों ने माँ की कोख का अपमान करते हुए मनुष्य को ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से पैदा करने का सिद्धांत पैदा किया। आज के शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे ब्राह्मणों ने अपना पाकिस्तान बना लिया। अदीब सकते में आ गया। उसके पास कोई उत्तर न था। और तब? सलमा बोली तो अदीब ने उसे गौर से देखा। और तब? और तब तुम्हारे उपनिषदों ने इंसानी मूल्यों और संपदा को बचाने का प्रयास किया। अदीब ने अकुलाते हुए फिर उसे परेशानी से देखा। तुम्हारे उपनिषद और कुछ नहीं, वे ब्राह्मणवादी अत्याचारों, वर्णवादी अनाचार्यों और ईश्वरवादी आस्था को स्थापित करने वाले पश्चाताप के ग्रंथ हैं। उन्होंने तुम कुलीन आर्यों को जरूर संभाला, पर वे विश्व के बदले हुए मानसिक मानचित्र को नहीं संभाल सके। दुनिया की सच्चाइयां बदल गई थीं, पर तुम आर्य इन बदली हुई सच्चाइयों को आत्मसात नहीं कर पाए। यही तुम्हारे पराभव का कारण है। धर्म के आधार पर संस्कृतियां बनती हैं, पर कालांतर में वे धर्म से मुक्त होकर मानव संस्कृतियों में तब्दील हो जाती हैं। पर तुम और तुम्हारे लोग बार बार संस्कृति को धर्म की ओर खींचते रहे। इसका मतलब यह तो नहीं कि बाद में इकबाल और सर सैयद अहमद खान ने जो रंग अख्तियार किया वह ठीक था। कौन कहता है कि वह ठीक था? लेकिन यह बदलाव तब आया था जब लोकमान्य तिलक ने आज़ादी के आंदोलन को गणपति उत्सव से जोड़कर इसे आज़ादी का हिंदू आंदोलन बना दिया था। लेकिन गांधी जी ने आकर इस गलती को सुधारा भी तो था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल तकसीम हो चुके थे। वे दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। तब सलमान ने फिर खामोशी को तोड़ा था। उसके बाद के इतिहास को देखो अदीब, क्या हुआ? यह ठीक है कि गांधी जी ने सब संभाला, पर तब तक अंग्रेज इस सच्चाई का फायदा उठा चुका था। और देखो ना, बाद में क्या हुआ। लोकमान्य तिलक ने अंततः सारे हिंदूवादियों को जन्म दिया। सावरकर जैसे क्रांतिकारी हिंदूवादी हो गए। उनकी नस्ल ने नाथूराम गोडसे पैदा किया। आखिर उसी ने गांधी जी की हत्या की। तो गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद के रहते हुए भी मुसलमानों के लिए उम्मीद बची ही कहाँ थी। दिलों में शक बैठ गया था कि सत्ता मिलते ही धीरे धीरे नेहरू का सेकुलरिज्म मूर्छित होता जाएगा और मूर्छित हिंदुत्व होश में आता जाएगा। तो क्या इसीलिए संदेहग्रस्त मुस्लिम दिमाग ने बाबर, तैमूर और चंगेज खां जैसों से अपना रिश्ता जोड़ा था? तो संदेहग्रस्त मुस्लिम दिमाग और क्या करता? अंग्रेजों के हाथों में तो दुधारी तलवार आ ही गई थी। वे भला क्यों चूकते? और यह मत भूलिए अदीब कि मध्यकाल के सारे आक्रांता साम्राज्यवादी थे। वे धर्म के प्रचारक और प्रवर्तक नहीं थे। मंगोल चंगेज खां तो मुसलमान भी नहीं था, तब इस्लाम ही नहीं था। वह तो बौद्धों से पहले के सायानी धर्म का मूर्ति पूजक था। आपको हिस्ट्री की बहुत जानकारी है, उसने नाश्ता खत्म करते हुए कहा। आखिर मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जहाँ से आप अदीब बन के निकले हैं। और एक खास बात कहूँ? कहिए। जिन्ना साहब ने इतिहास नहीं बनाया था, इतिहास ने जिन्ना साहब को बनाया था। अपने इतिहास से सबक लीजिए। उसकी देख को मजहब के चूल्हे पर मत चढ़ाइए, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो तकसीम के साथ हिंदुस्तान का हुआ
और आज पाकिस्तान का हो रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि सलमा इतना खुलकर कैसे बोल पा रही थी, और वह भी कराची पाकिस्तान में बैठकर। गनीमत यही थी कि उस वक्त उसके नाश्ते की मेज के आसपास उसके अलावा और कोई सुनने वाला न था। तभी तभी कहर सा बरपा हुआ। दस्तकों की आवाज से उसका वजूद थरथराने लगा। सलमा भी सामने न थी। अदीब एकाएक चीखा, अर्दली, मैं कहाँ हूं? हुजूर, आप अपनी अदालत में हैं। अदालत में? क्या कह रहे हो तुम? मैं तो कराची के हॉलिडे इन होटल के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और सलमा से बातें कर रहा था। हुजूर, आपकी यादों की परछाई का नाम क्या है यह तो मुझे नहीं मालूम, पर आपके हुक्म की तामील करते हुए उस परछाई को मैंने ही आपके सामने पेश किया था। अर्दली बेहद अदब से बोला। तब तक दस्तकें और चिखना चिल्लाना फिर तेज हो गया था। अदालत ने हुक्म दिया, फरियादी को पेश किया जाए। अपनी छाती पीटती शाहीन सामने हाजिर हुई। तुम कौन हो? शाहीन, कहाँ से आई हो? बम्बई, हिंदुस्तान के कब्रिस्तान से। क्या हुआ है तुम्हें? बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद पूरा हिंदुस्तान जल उठा। बम्बई में तो हैवानियत का जलजला आ गया। मैं कब्र में पड़ी सो रही थी। मुझे भी नहीं बख्शा गया। मुझे मेरी कब्र से बेदखल कर दिया गया। कयामत के दिन मेरा फैसला होना था, पर अब मेरे पास उस दिन का इंतजार करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपके पास हाजिर हुई हूं। लेकिन यह अदालत है, कब्रिस्तान नहीं। हिंदुस्तान में सारी अदालतें कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी हैं। उनमें अब सिर छुपाने की जगह भी बाकी नहीं है। इसीलिए मैं पनाह लेने यहाँ आई हूँ। पर तुम तो इतनी कमसीन हो। क्या हक था मौत को कि वह तुम्हें खींचकर कब्र तक ले गई? अदालत ने भौहें टेढ़ी करके जानना चाहा। मौत ने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। मैंने खुद मौत को बेहतर समझा था। शाहीन ने कहा। लेकिन क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान बन चुका था। लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। तो तुम्हें हिंदू दरिंदों ने दंगों के दौरान मार डाला? नहीं, मेरी मौत की कहानी बिल्कुल अलग है आला हुजूर। जब मुल्क तकसीम हुआ, अभी अदालत ने यह जुमला सुना ही था कि बरसों बरस लौट कर आने लगे, और लहूलुहान सन 47 सामने आकर खड़ा हो गया। और उसी के साथ ऊपर आसमान से गिद्धों के झुंड उतरने लगे, जिससे अधियारा छा गया। पंजाब से लेकर आसाम तक की नदियों का पानी खून से लाल हो गया, और करोड़ों लाशें जश्न मनाते हुए पैसाची नृत्य करने लगी। अधमरे और घायल लोग वहशत, दहशत और हैवानियत के शिकार होकर चीखने लगे। लाशों और घायलों के सीनों पर चढ़कर उधर जिन्ना आजाद पाकिस्तान का और इधर नेहरू आजाद हिंदुस्तान का झंडा फहराने लगे। तभी कुछ आवाजें आने लगी। कौन कह रहा था, इसका कुछ पता नहीं चल रहा था, पर उन आवाजों में पस्ती और खौफ बोल रहा था। ये आवाजें बिजलियों की तरह कड़क रही थी और अदीब के दिमाग पर कोड़ों की तरह बरस रही थी। हिंदुस्तान की कौमी तकदीर एक है। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज़ादी का लाल किला मोहब्बत की बुनियाद पर खड़ा होगा, नफरत की बुनियाद पर नहीं। पाकिस्तान एक नफरत का नाम है। नफरत के वसूलों पर पाकिस्तान बना है। जिन्ना ने इतिहास नहीं बनाया, साम्राज्यवादी ताकतों के इतिहास ने जिन्ना को बनाया है। मुझे ये मंजूर नहीं। मैं अब भी कहता हूँ, मजहब से कौम नहीं बनती, एक खून और एक तवारीख से कौम बनती है। अगर मजहब से कौम की शिनाख्त पैदा करोगे तो यह सारी दुनिया टुकड़ों में बंट जाएगी। अरे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सुना तुमने? तुम खुद पश्तूनों, पंजाबियों, बलूचियों, सिंधियों, बंगालियों और मुहाजिरों को नहीं संभाल पाओगे। ये आपस में लड़ मरेंगे। मजहब काम नहीं आएगा। तब तहजीब, तवारीख और इन नसों में बहता खून ही काम आएगा, जो कौम की असलियत को तय करेगा। आवाजें लगातार ऊंची और कर्कश होती जा रही थी। अदीब कुछ समझ ही नहीं पाया, तो उसने अर्दली को आवाज दी, इन आवाजों का पता करो, यह मेरे काम में दखल डाल रही हैं।
अर्दली भागा भागा गया और फौरन ही मालूम करके वापस आया, हुजूर, ये आवाजें 3-4 पागलों की हैं। कौन है ये पागल? हुजूर, कैसे बताऊं? मुझे ऐसे पागलों से दुनिया को बचाना है। हुजूर, ये दुनिया को पागलपन से बचाते हुए खुद पागल हो गए हैं। अजीब लोग हैं। जी हाँ हुजूर, अब ऐसे पागल लोग इस दुनिया में नहीं मिलते। अगर मिलते होते तो सोवियत यूनियन नहीं टूटता, यूगोस्लाविया में बोस्निया के मुसलमानों का कत्लेआम न होता, सोमालिया में लोग और बच्चे बरसों बरस अकाल में न मरते, और 400 फिलिस्तीनी इसराइल की सरहद पर भूख, ठंड और मौत का इंतजार न कर रहे होते। उन्हें इजरायली इस तरह मौत के मुंह में न खदेड़ देते। अर्दली कुछ अजीब से तैश में बोला। अदीब हंसा। तो तुम इस अदालत की अर्दलीगिरी करते करते बहुत समझदार हो गए हो, लेकिन ये पागल लोग आखिर हैं कौन? हुजूरे आला, ये 4 पागल हैं। इनके नाम जो मैं पता करके लाया हूं वह है। कहते हुए अर्दली ने अपनी याद की पट्टी पर दस्तक दी। जी हाँ, इनमें सबसे बड़ा पागल है महात्मा गांधी, दूसरा पागल है नेता सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खां, और चौथा है एक अदीब। इन्हें खामोश करो। हुजूर, ये बड़े खामोश लोग हैं, पर जब भी इतिहास उधेड़ा जाता है तो इन पागलों की आत्माएं चीखने लगती हैं, और ये अपनी कब्रों और समाधियों से निकलकर इसी तरह की बातें करने लगते हैं। तो फिलहाल इन्हें रोको। रोक दिया हुजूर। इन्हें मैंने इनकी मज़ारों और समाधियों के पागल खानों में कैद कर दिया है। अब यह सब आपको परेशान करने नहीं आएंगे। तब तक शायद उबकर वह परछाइयों वाला याद उसके सामने फिर आ बैठी थी। उसके बदन में झील की तरह पड़ते खमों और सलवटों को महसूस करते हुए तब अदीब बेसाख्ता बोल पड़ा था। सलमा, तुम बहुत खूबसूरत हो। सलमा इस जुमले पर चौंकी नहीं। वह सिर्फ इतना बोली, तकसीम न होता तो पूरी कायनात बहुत खूबसूरत होती। सलमा ने कहा और घड़ी देखी। अब उठना चाहिए। आपकी फ्लाइट कितने बजे है? 11 बजे। ठीक है, देखिए फिर कभी मुलाकात होती है या नहीं। मैं तो समझी थी आप कोई खूबसूरत सा जुमला बोलकर अलविदा कहेंगे। यानी? कैसा जुमला? मैं समझा नहीं। कुछ ऐसा कि जैसे यह शेर है, कहर हो या कि भला हो, काश तुम मेरे लिए होते, कहकर सलमा हंस पड़ी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भारत पहुंचो तो। कहते कहते उसने पेपर नमकीन पर अपना पता लिखकर उसे थमाते हुए कहा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी। और शुक्रिया कह के वह चली गई। उसके जाते ही सदियों के सन्नाटे ने उसे घेर लिया। उसे एकाएक एहसास हुआ वह सचमुच अब दूसरे देश में है। नहीं तो कल लाहौर से लेकर आज कराची की सुबह तक वह भूल ही गया था कि वह कहीं और है। सलमा तो क्वेटा के लिए चली गई, पर वह अपनी बहुत गहरी महक उसके पास छोड़ गई थी। एक और कॉफी का ऑर्डर देकर वह उसी महक के साथ कुछ देर और बैठना चाहता था। कॉफी आ गई और वह हैरत भरे अंदाज में सोच रहा था कि कैसे होंगे सलमा के नाना, जो पाकिस्तानी भी हैं और अपनी यादों को लेकर मुहाजिर भी, और कैसे होंगे सलमा के अब्बा अम्मी, जब हिंदू सिख खून के समुंदर पार करते हुए भारत की ओर भाग रहे थे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान की ओर। तब एक मुसलमान जोड़ा पाकिस्तान छोड़कर अपनी अगली सदियों की खैरियत के लिए किसी देश की ओर नहीं, अपनी मिट्टी की ओर भाग रहा था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।